क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी और हमने उसमें बेस्ड ऑन डेटा के नेचर पे दो तरह की क्लासिफिकेशन, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, वो हमने पढ़ी थी। एक कि प्राइमरी डेटा के बेस पे जो रिसर्च होती है जिसको प्राइमरी रिसर्च कहते हैं, और एक सेकेंडरी डेटा के बेस पे होती है जिसको सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। फिर हमने मेथोडोलॉजी के बेस पे भी कुछ बात की थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, जिसमें अगर वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल है तो वो प्राइमरी होती है, और अगर वो नैरेटिव है, सिस्टमैटिक रिव्यू है इस तरह की, तो वो सेकेंडरी रिसर्च होती है। सो ये स्लाइड आपको पूरी डिटेल में पिछले लेक्चर में मिलेगी, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं और कुछ और क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं कि रिसर्च को कुछ और भी डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया, मतलब तकरीबन सेम ही निकलता है प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन वर्डिंग्स डिफरेंट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको ऐसे आंसर कर सकते हैं कि बेसिकली रिसर्च को दो और डोमेन में भी डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक बेसिक वर्सेस प्योर रिसर्च। सो बेसिक या बेसिक और प्योर रिसर्च वर्सेस नहीं। सो बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च वो रिसर्च होती है जो बुनियादी तौर पे उसको हम फंडामेंटल बुनियादी रिसर्च भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो जिससे हम न्यू नॉलेज जनरेट करें, या फिर जो है उस नॉलेज को वैलिडेट भी करें, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विदाउट एन इमीडिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन माइंड, कि वी आर नॉट इंटेंडेड टू अप्लाई इट डायरेक्टली, बिकॉज हमारा मकसद होता है न्यू नॉलेज को जनरेट करना या उसको वैलिडेट करना, एंड वी आर नॉट इंटेंडेड टू अप्लाई इट इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स। सो द डेफिनेशन अगर हम इसकी पॉलिटिन बैग या बसवंत आपा की बुक से देखें तो उसमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि दिस काइंड ऑफ रिसर्च जनरेट रेस्ट एक्सपैंड थ्योरीज दैट डिस्क्राइब एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट टू द डिसिप्लिन विदाउट रिगार्ड टू इट्स लेटर यूज़। हम इसके बाद के इस्तेमाल की बात नहीं करते, हम ऑन द स्पॉट सिर्फ नॉलेज जनरेट करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं। इसके कुछ फीचर और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आपको टेबल में नज़र आ रही होगी। इसका पर्पस होता है नॉलेज को एक्सपेंड करना, अंडरस्टैंड करना थ्योरीज को या कॉन्सेप्ट को या नेचुरल लॉस को, और इसका जो फोकस होता है वो थ्योरेटिकल होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका फोकस नहीं है। जहाँ तक आउटकम की बात करें तो इसका आउटकम हमारे पास रिजल्ट्स जो सामने आते हैं वो नॉलेज की शक्ल में आते हैं, या थ्योरीज डेवलप होती है, या एक प्रिंसिपल को ये डिफाइन करता है, किसी उसूल को ये क्लैरिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम किसी एक एथनिक ग्रुप का जेनेटिक कोड एक्सप्लोर करें, या फिर हम एटॉमिक बिहेवियर को स्टडी करें फिज़िक्स में जो होता है, या फिर ह्यूमन मेमोरी को हम अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन मेमोरी इमीडिएट और जो प्रोलॉन्ग मेमोरी होती है वो किस तरह फंक्शन करती है। सो इस तरह की एग्जांपल्स हम इस तरह प्योर या बेसिक रिसर्च में स्टडी करते हैं, और नॉर्मली इसकी सेटिंग्स जो है हमारे पास या एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या फिर लेबॉर्ट्री में कंडक्ट होती है, कि बैक्टीरिया की शेप देख ली, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसका ग्रोथ पैटर्न देख लिया लैब में, या फिर एकेडमिक सेटिंग्स में जो हम मास्टर्स लेवल पे या बैचलर लेवल पे रिसर्च करते हैं, ये उसमें यूज़ होती है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम वुंड हीलिंग की बायोलॉजिकल बेसिस देखें कि जो वुंड हीलिंग है इसका प्रोसेस किस तरह है। आपने इंजरी का प्रोसेस तो पैथोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि जब इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो पहले ब्लड फ्लो उधर होता है, फिर वहाँ पे प्लेटलेट सेग्रीगेशन होती है, फिर क्लॉटिंग होती है और क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके, और फिर इसके बाद जो है ना वो हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। सो ये बेसिक या प्योर रिसर्च कहलाता है। इसके अगेंस्ट जो दूसरी टाइप है
उसको अप्लाइड या प्रैक्टिकल रिसर्च कहा जाता है। और अप्लाइड रिसर्च या प्रैक्टिकल रिसर्च जिस तरह नेम से जाहिर है, इसका मतलब या मकसद होता है हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना या इम्प्रूव करना हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज या न्यू नॉलेज भी इस पोटेंशियल में हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो एप्लीकेबल होता है। ये अप्लाइड या प्रैक्टिकल रिसर्च इतने स्ट्रॉन्ग एक्सटेंट का होता है कि इसमें एप्लीकेशन का फोकस होता है, तो इसीलिए इस रिसर्च के रिजल्ट्स और कंट्रोल्स और प्रोसेस बहुत स्ट्रेंथ रखता है। सो सिमिलरली इसके आप फीचर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन इस टेबल में देख सकते हैं। तो जैसे हमने समझ लिया कि अप्लाइड या प्रैक्टिकल रिसर्च का मकसद होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इमीडिएटली यूज़ करना फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो हमारा पर्पस भी इसमें यही होता है ताकि हम रियल लाइफ चैलेंजेस को इम्प्रूव कर सकें या उसको सॉल्व कर सकें। इसमें हमारा फोकस जो है वो स्पेसिफिक इश्यूज़ पे होता है और वो स्पेसिफिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम ये रिसर्च करते हैं। आउटकम हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में सामने आता है या कोई प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं या प्रोसीजर। जिस तरह आप वैक्सीन की स्टडीज़ आपने देखी होगी, सुनी होगी। सो कोविड की वैक्सीन जब कोविड सामने आया तो उस पर बहुत ज़्यादा अप्लाइड रिसर्चेज हुए और उसका आउटकम हमारे पास जो है वो वैक्सीन की शक्ल में, एक प्रोडक्ट की शक्ल में आया जो उस डिजीज़ से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। और इसके एग्जाम्पल भी यही हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग ऑफ अ न्यू ड्रग, इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रेटजीज और इन्हेंसिंग नर्सिंग केयर। हम ये इस तरह की रिसर्च जो है हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, कम्युनिटीज़ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हर जगह अपने अपने लिमिट्स में, अपने अपने डोमेन्स में होती है। और इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मेडिसिन में देखें तो कोई वैक्सीन की डेवलपमेंट हो गई फॉर वायरल डिजीज़ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, या एजुकेशन में हम देखें तो कोई न्यू एजुकेशन मेथड हम टेस्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, या अगर नर्सिंग की फील्ड में हम देखें तो डिज़ाइनिंग एंड इंटरवेंशन टू रिड्यूस प्रेशर अल्सर इन इमोबाइल पेशेंट्स। जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं उनके प्रेशर अल्सर्स की प्रिवेंशन के लिए हम जैसे 2 आवर्ली पोजीशन हो गई, स्किन मॉइस्चराइजेशन हो गई, और इसी के अलावा जो है वो प्रेशर सपोर्ट डिवाइसेस हम प्रेशर पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च से या प्रैक्टिकल रिसर्च से हमारे पास सामने आई है। और पब्लिक हेल्थ में जो कम्युनिटीज़ में हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इवेलुएटिंग अ सैनिटेशन प्रोग्राम टू रिड्यूस डिजीज़ ऑफ आउटब्रेक, हम मलेरिया की या डायरिया, कोलेरा वगैरह की आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए सैनिटेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करें। सो इस तरह अप्लाइड या प्रैक्टिकल रिसर्च हमने इस स्लाइड पे अंडरस्टैंड कर ली। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें कि बेसिस वर्सेस अप्लाइड, तो ये आपको इस टेबल में नज़र आएगी। बेसिक का मकसद वही हमने पढ़ा कि नॉलेज गेन करना है और इसका नो इमीडिएट या यूज़फुल एप्लीकेशन नहीं होता। जब अप्लाइड में हम नॉलेज भी गेन करते हैं और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी रियल वर्ल्ड को प्रोवाइड करते हैं। प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च का में हमारा फोकस थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट पे है, जबकि अप्लाइड में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लैब्स और यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जबकि अप्लाइड रिसर्च हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़ हर जगह ये हो रहा होता है। और इसकी एग्जांपल हमने पहले ही डिस्कस कर ली। एक तीसरी कैटेगराइजेशन जो रिसर्च की है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च से इस तरह डिफरेंट है कि इस अप्लाइड रिसर्च में भी हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके उसका रिजल्ट्स देखते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च में भी ऐसा है। लेकिन एक्शन रिसर्च डिफरेंट इस तरह है कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस साइकिल चल रहा होता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम अपने जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसको जब हम अप्लाई करते हैं और उसका आउटकम हमारे पास आता है तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए, और उस आउटकम में ही हम प्रॉब्लम दोबारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर इम्प्रूवमेंट करके उसको दोबारा अप्लाई करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन गैप्स को कवर करते हैं, उसमें न्यू स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स देखते हैं और फिर हमारे पास आउटकम देखते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास एक सॉलिड आउटकम आता है और वो सॉलिड आउटकम फाइनल रिजल्ट्स हमें शो करता है। सो
एक्शन रिसर्च एक रिपीटिशन है। जब हम फर्स्ट टाइम एक्शंस अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, उसको देख के उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई करके उसको कवर करके दोबारा न्यू स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अप्लाई करते हैं जब तक हमारे पास एक फाइनल फ्लॉलेस आउटकम ना आ जाए। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. So it is a type of research designed to bring about practical change in a specific setting while simultaneously generating new knowledge. It is participatory, cyclical, and problem-solving approach often used by professionals जैसे teachers, nurses, social worker, physicians, scientists. ये सारे action research continuously अपने उसमें practice में involve कर रहे होते हैं। इसके अगर हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके फीचर और उसकी डिस्क्रिप्शन सामने है कि इसका पर्पस जो है हमने अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, जो हम अप्लाइड रिसर्च में भी करते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस डिफरेंट है। ये साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, एक्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको दोबारा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपेंट्स में बेसिकली ये प्रैक्टिशनर आर बोथ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। इसमें जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट होता है क्योंकि वो स्टेप्स अपने ऊपर भी अप्लाई करता है और एज ए रिसर्चर भी उसमें एक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि कहाँ कौन से फ्लॉज एंड गैप्स आ रहे होते हैं, तो वो फिर उसको ठीक भी कर रहा होता है। कंटेक्स्ट इसका जो है वो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट होता है। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट हमारे क्लासरूम्स भी हो सकते हैं, हमारे क्लिनिक्स भी हो सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स या कम्युनिटी भी हो सकती है। और इसका फोकस होता है कि लोकल इश्यूज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेवेंट टू द प्रैक्टिशनर जो है उसको सॉल्व करें। सो आउटकम की हम बात करें तो इम्प्रूव प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये इसका आउटकम है। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अ टीचर टेस्ट न्यू रीडिंग स्ट्रेटेजी इन क्लास and observes its outcome and modify the approach based on the results that we need to see if the results are improving or not. Similarly, in the field of nursing, for example, if a head nurse introduce a new hand hygiene protocol, observe its compliance and adjust training as needed to improve that compliance and to prevent the infection that is because of the hand hygiene non-compliance. तो ये एक एक्शन रिसर्च है। एंड सिमिलरली सोशल वर्क में अगर हम कहें तो a case worker implement a new counseling method, gathers feedback and refines their technique to improve the counseling methods. And the next classification of research is कि ये आउटकम रिसर्च, जिसमें हम प्योरली आउटकम को देख लेते हैं, रिजल्ट्स को देख लेते हैं, एंड रिजल्ट्स में इसका हमारा फोकस होता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में हम अपने एंड रिजल्ट्स हमारे प्रैक्टिसेस के क्या आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे इंटरवेंशन पेशेंट की हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर रही है, सेटिस्फेक्शन पेशेंट का कितना गेन हो रहा है और पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस कितनी जल्दी इंप्रूव होता है। सो आउटकम रिसर्च कैन स्टडी मैनी टाइप ऑफ रिजल्ट सच एज क्लिनिकल आउटकम। अगर हम देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो हम ट्रीटमेंट और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स की मोर्टेलिटी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो सेहतयाब होकर जाते हैं या उनकी मोर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, इन्फेक्शन रेट्स क्या चल रहे हैं एक हॉस्पिटल में। और एक हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की इफ़िशिएंसी इससे भी साबित होती है कि एक हॉस्पिटल अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, केयर प्रोवाइड करें, उस पेशेंट को एजुकेट भी करें, तो उन हॉस्पिटल का रीएडमिशन रेट कम होता है। जिन हॉस्पिटल्स में रीएडमिशन ज़्यादा होते हैं दे नीड टू असेस दियर ट्रीटमेंट आउटकम्स के वजह क्या है। सिमिलरली फंक्शनल आउटकम हम देखें कि पेशेंट की मोबिलिटी है, सेल्फ केयर है, एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क हैं, ये किस तरह हमारे पास सामने आ रहे हैं। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम जैसे अगर हमने पेन किलर दे दी या कोई डाइवर्जन थेरेपी अप्लाई कर ली या पेन नॉन मेडिकेटेड पेन थेरेपी अप्लाई कर ली, तो वो पेन लेवल कम होता है या नहीं होता। इमोशनल वेलबींग की अगर हम बात करें, इसको अगर हम स्टडी करेंगे, हमारे काउंसलिंग के बाद जो है ना वो किसी की इमोशनल वेलबींग इंप्रूव होती है या नहीं होती, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन हमारी एजुकेशन के बाद उनको होती है या नहीं होती। सो ये आउटकम फोकस्ड रिसर्च होती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि ये इफेक्टिवनेस को मेजर करता है कि डज द ट्रीटमेंट और सर्विस एक्चुअली इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ या नहीं। दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर कि in this kind of research we identify best practices that lead to better patient outcomes and then support decision making।
हमें हेल्प करता है एज अ क्लिनिशियन, हमारे पेशेंट्स को भी हेल्प करता है, एंड पॉलिसी मेकर को भी, कि हमने कौन से कॉस्ट एफिशिएंट ऐसे डिसीजंस और पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी हैं जो हमारे पेशेंट्स के लिए और हमारे हेल्थ वर्कर के लिए जो है ना वो अच्छे हों। एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर, जिसमें हम फोकस करते हैं पेशेंट की रिकवरी, कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हमने प्रोसेस के बेस पे और उसके हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पे स्टडी की, कि बेसिकली बेसिक रिसर्च में हमारा मकसद होता है नॉलेज जनरेट करना है, अप्लाइड में हमारा मकसद होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसको अप्लाई करना है, एक्शन रिसर्च में भी यही मकसद होता है, लेकिन वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है। और आउटकम रिसर्च में हम प्रोसेस से हट के एंड रिजल्ट्स पे देखते हैं कि एक्चुअली एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। जबकि अब मेथडोलॉजी के बेस पे जो हमने कल भी बात की थी, कि मेथडोलॉजी के बेस पे हमारे पास, जैसे हमने बात की थी उसमें डेटा टाइप के बेस पे जो प्योर और या प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च है, सॉरी। सो इसी तरीके से यही डेटा अगर सब्जेक्टिव होगा तो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सो ये आपकी डेटा टाइप आपकी स्टडी की मेथडोलॉजी भी डिफाइन करती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये एक और कैटेगराइजेशन है कि रिसर्च को दो और कैटेगरीज में भी डिवाइड किया बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी, कि ये हम रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे होते हैं। सो पहले हम क्वालिटेटिव रिसर्च को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच दैट कलेक्ट एंड एनालाइज नॉन क्वांटिफाइबल डेटा। ये बिल्कुल क्लियर कट है, नॉन क्वांटिफाइबल डेटा, वो डेटा जिसको हम मैथमेटिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते या मैथमेटिकली हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास वो वर्ड्स की फॉर्म में सब्जेक्टिव डेटा होता है, जैसे इंटरव्यूज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गई, या टेक्सचुअल मटेरियल जो हम गेन करते हैं फ्रॉम डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, इमोशनल और एक्सपीरियंशियल फिनोमेना, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनसे जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं और वो हमें इंटरव्यूज़ में जवाब देते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास डेटा होता है वो क्वांटिफाइबल नहीं होता, हम उसको मैथमेटिकली जज नहीं कर सकते या उसको एनालाइज नहीं कर सकते। सो इसीलिए फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, behaviors, thought and emotion through non-numerical data like words, observation or images. It seeks to explore why and how of phenomena in natural settings. ये क्लियर कट है, आपको इसमें समझ आ रही होगी कि हम बेसिकली सोशल रिसर्च जो हमारी सोशल साइंसेस की होती है उसमें हम ज़्यादातर साइकोलॉजी हो गई या इस तरह ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने वाली जो स्टडीज़ होती हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका फोकस होता है किसी भी फिनोमेना की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझना, इसका फोकस होता है। इसमें हम नॉन न्यूमेरिक वर्ड इंटरव्यूज़, ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज या सब्जेक्टिव डेटा एज अ डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारा अप्रोच इसीलिए सब्जेक्टिव होता है क्योंकि हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, और उस नॉन न्यूमेरिकल डेटा को, उस सेंटेंसेस को, इंटरव्यूज़ को हम इंटरप्रेट करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं किसी चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए। और हमारी सेटिंग यूजुअली इसमें नेचुरल सेटिंग होती है, जैसे हम घर में बैठ के किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, या हॉस्पिटल में मरीज़ से इंटरव्यूज़ और डिस्कशंस कर रहे हैं, या स्कूल्स में स्टूडेंट से डिस्कशंस कर रहे होते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये इस तरह की सेटिंग्स में ये स्टडीज़ कंडक्ट होती है, इसका डेटा कलेक्शन इस तरह के सेटिंग्स में होता है। इसका सैम्पल रिलेटिवली छोटा ही होता है, 30 से कम होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, हमारे पास डेटा बहुत इन डेप्थ होता है, क्योंकि जब आपसे कोई बात कर रहा होता है तो वो बातों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। जब ओपन एंडेड सेंटेंसेस होंगे, जब येस नो से हट के जवाबात होंगे, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ अब लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज़ कर रहा हूँ, सो उसमें फिर हमारे पास अगर 5 लोग 6 लोग भी आपसे बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डेटा इन डेप्थ आपको देंगे। सो सैम्पल इसीलिए स्मॉल होगा, मतलब इसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो लोग आपको डेटा दे रहे हैं वो कम होंगे साइज़ में, और इसको हम पर्पसफुली सेलेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि जो लोग हमें रिलेवेंट डेटा दे सकते हैं हम उन्हीं से इंटरव्यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट से, पोस्ट आर इन के स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चंस करने हैं तो मैं पोस्ट आर इन के स्टूडेंट से ही सवालात पूछूंगा। अगर मैंने एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से क्वेश्चन करने तो मैं कभी भी नर्सिंग स्टूडेंट के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि
वो मुझे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं बता सकते या वो मुझे उनके प्रॉब्लम्स का नहीं बता सकते. सो इसीलिए पर्पसफुली हम इसमें सैम्पल सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी एनालाइज द डेटा यूजिंग द थीमेटिक नरेटिव और कंटेंट एनालिसिस मेथड, जिसमें हम ये डिफरेंट थीमेटिक एनालिसिस या नैरेटिव या कंटेंट एनालिसिस को फॉलो करते हुए ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ डेटा विच वी विल स्टडी लेटर ऑन इन आर अदर lectures. और अगर हम फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इसके टोटली अपोजिट होता है. उसकी वजह ये होती है कि उसमें हम वो वाला डेटा यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो क्वांटिफाइबल होता है और उसमें हम एक्सपीरियंशियल फिनोमेना को ज़रूरी नहीं है कि उसको हम जो है एक्सप्लोर करें. हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं और हम न्यूमेरिकल डेटा ले रहे होते हैं. उस न्यूमेरिकल डेटा कभी भी आपको इमोशंस का नहीं क्योंकि जब आप इंटरव्यू क्वालिटेटिव डेटा में लेते हैं तो सम टाइम आपको लोग कभी रोना शुरू हो जाते हैं, कभी हंसना शुरू हो जाते हैं, कुछ मेमोरीज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं तो आप उसको भी नोट कर रहे होते हैं. लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो है वो इमोशंस को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है, क्वांटिफाइबल होता है, तो वो इमोशनल सेंस उसमें हमें नहीं दिख रहा होता. और उसमें हमारे पास अगर हम फोकस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है ना हम किसी हाइपोथेसिस को या किसी फिनोमेना को टेस्ट कर रहे होते हैं. उसमें अंडरस्टैंडिंग हमारा मेन मकसद नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग भी उसके साथ एक हो सकता है लेकिन मेन मकसद नहीं है. मेन मकसद हमारे पास कुछ रियलिटीज़ को, कुछ हाइपोथेसिस को, कुछ फैक्ट्स को टेस्ट करना होता है बाय यूजिंग अ हाइपोथेसिस. ये हमारा इसमें फोकस होता है. जबकि डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो उसमें हम न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में चूंकि हम नॉन न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव में इसके अपोजिट न्यूमेरिकल डेटा होगा. इसमें हमारा अप्रोच सब्जेक्टिव होता है, उसमें हमारा अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है. हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं कि इससे हट के मैंने इधर उधर नहीं देखना और मैंने इतना ही डेटा एनालाइज करना है जो मुझे मिला है. और इसी में जो चीज़ है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज़ है या आपके पास जो है ना लाइकर्ट स्केल के क्वेश्चंस हैं कि एक क्वेश्चन है उसके सामने 4 जवाब है, आपने इसमें से एक जवाब टिक करना है, चेकलिस्ट है. सो वो एक जवाब हमारे पास है, हमने उसी जवाब को देखना है और इससे जो मतलब हमने पहले ही निकाला होता है जब वो जवाब बना रहे होते हैं उस सवाल का, तो हमने वही जवाब सेलेक्ट करना होता है, मतलब उससे वही मतलब लेना होता है, उससे हट के हमने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी उसकी. सो अप्रोच डिफरेंट है. सेटिंग्स वो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस में होता है क्योंकि उसमें हमारे पास सैंपल बड़ा होता है. मोर देन 30 का सैंपल हम लेते हैं, इसमें लेस देन 30 का लेते हैं क्वालिटेटिव में, जबकि क्वांटिटेटिव में मोर देन 30 का सैंपल होता है, तभी उस पर कोई क्वांटिटेटिव टेस्ट अप्लाई हम करते हैं. जैसे टी टेस्ट हो गए या काई स्क्वायर, अनोवा या एनालिसिस के उसमें रिग्रेशन और ये कोरिलेशन और ये सारी चीज़ें जो हमने करनी होती है. सो इसीलिए उसका सैंपल बड़ा होता है. उसमें फिर सैंपल का तरीक़ाकार भी डिफरेंट है. इसमें पर्पसफुल सैम्पलिंग करते हैं यानी नॉन उसमें वो कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे हम जा रहे होते हैं. इसमें क्वालिटेटिव में हम सिर्फ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं जो नॉन रैंडम होता है, जबकि क्वांटिटेटिव में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कर सकते हैं और नॉन भी कर सकते हैं और उसमें दोनों इससे डिफरेंट है. अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी है तो उससे डिफरेंट है. एंड उसका एनालिसिस फिर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास SPSS है, R सॉफ्टवेयर है, इसमें अलावा पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके थ्रू हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस में हेल्प करता है क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा हो. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इससे इसीलिए हटके है. जहाँ तक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात है तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ बेसिकली EBP. सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द conscientious, explicit, judicious use of current best evidence in making decisions about the care of
इंडिविजुअल पेशेंट्स। अभी इस मौके पे मेरे पास सबसे बेस्ट, सबसे नोन और सबसे सपोर्टेड, जिसकी बुनियाद होती है लिटरेचर होता है, ऐसे प्रैक्टिस को या ऐसे एविडेंस को हम अप्लाई करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के दौरान इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स। और वो प्रैक्टिस हम पेशेंट पे जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। इन अदर वर्ड, मैं अगर एक पेशेंट को केयर दे रहा हूँ या उसको कोई ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहा हूँ, तो आई शुड हैव लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज विद द प्रॉपर एविडेंस एंड रिसर्च इन द बैकग्राउंड के उस केयर, उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड में एक अच्छी खासी रिसर्च, जस्टिफिकेशन और नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए। उठ के वैसे ही किसी को आप मेडिसिन दे रहे हो या उसको कोई ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हो या केयर दे रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थ्रू रिसर्च क्या है, वो ये है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग दैट इंटीग्रेट द बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस। हमारे पेशेंट की हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर है। अब उस ट्यूमर को ट्रीट करने के 3 डिफरेंट तरीके अवेलेबल हैं और तीनों साइंटिफिकली प्रूवन है और उसके बेस पे रिसर्च भी है उसके बैकग्राउंड पे, कि एक कीमोथेरेपी से उसको ट्रीट किया जाए, एक सर्जिकल इंटरवेंशन से उसको ट्रीट किया जाए और तीसरा रेडिएशन से उसको ट्रीट किया जाए। अब ये तीनों ऑप्शन हम पेशेंट के सामने रखते हैं और कहते हैं कि आपको कौन सा फीजिबल है, ये तीनों इक्वली इफेक्टिव है या ये तीनों, इसमें ये इतना इफेक्टिव है, ये इतना इफेक्टिव है, ये इतना है, फला फला। और कीमो जो है ना वो सर्जरी इमीडिएट रिलीफ देगी आपको इस ट्यूमर से, कीमो इंटरमीडिएट रिलीफ देगी और रेडिएशन जो है वो लंबा चढ़ेगा। सिमिलरली जो है वो सर्जरी थोड़ी सी पेनफुल है लेकिन शॉर्ट टर्म पेनफुल है, बट रिस्क है उसमें इन्फेक्शन का और डेथ का, क्योंकि बेड पे, ओटी के बेड पे किसी की भी डेथ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन में बंदा जा सकता है। जबकि कीमोथेरेपी पेनफुल है, इंसान को मिजरेबल कर देती है, चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को भारी पड़ती है, और लेकिन इसके रिज़ल्ट स्लो आते हैं हमारे पास। और रेडिएशन महंगा है या उससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, स्लो ग्रोथ का प्रोसेस है और पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स भी इसमें हैं। लेकिन है तीनों के पीछे एक एविडेंस और रिसर्च सपोर्ट। अब पेशेंट उन तीनों में अपने लिए कोई एक चूज़ करें या हम पेशेंट के बिहाफ पे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए इसको चूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थ्रू रिसर्च। So it ensures that clinical care delivered to the patient is grounded in most current and reliable scientific finding, कि हमारे पास मौजूदा साइंटिफिक फाइंडिंग की बुनियाद पे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। इसकी नर्सिंग में अगर हम एग्जांपल देंगे तो डज रीपोजिशनिंग एवरी 2 आवर प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन बेड रिडन पेशेंट, के हम 2 घंटे पेशेंट को हर 2 घंटे बाद रिपोजिशन करें तो वो जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं उनका प्रेशर अल्सर प्रिवेंट होता है या नहीं होता। तो ये बिल्कुल रिसर्च कह रहा है कि प्रिवेंट होता है और चांस कम हो जाता है प्रेशर अल्सर का। सिमिलरली रिसर्च स्टडी शोज कंसिस्टेंट एविडेंस दैट रेगुलर रिपोजिशनिंग रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्रेशर अल्सर एंड बेस्ड ऑन दिस एविडेंस एपीबी गाइडलाइंस रिकमेंड टू अर्ली रिपोजिशनिंग एंड स्टैंडर्ड केयर फॉर इमोबाइल पेशेंट्स। ये आपके पास क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है। तो रिसर्च का एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा रोल है। रिसर्च बेसिकली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की फाउंडेशन है और विदाउट हाई क्वालिटी रिसर्च शायद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये जो आपको स्लाइड पे मुख्तलिफ वो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से रिसर्च जो है हमारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रैक्टिसेस के लिए एविडेंस जनरेट करती है, साइंटिफिक रिसर्च हमें डेटा प्रोवाइड करती है कौन से तरीके हैं जो काम करते हैं, कौन से नहीं करते और क्यों हमें फ़लाँ तरीका अप्लाई करना चाहिए, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। सो यूजुअली जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या कोहर्ट स्टडीज या मेटा एनालिसिस होती हैं, ये हमें हेल्प करती है
किसी भी इंटरवेंशन की सेफ्टी और इसके इफेक्टिवनेस के बारे में गाइड करती है। तो ये हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है रिसर्च जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। दूसरा ये है कि जब हम एज ए रिसर्चर डेटा या बहुत सारे रिसर्चर्स कलेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समराइज करते हैं और उसकी कंप्रहेंसिव ओवरव्यू या समरी निकालते हैं, तो वो हमारे पास एविडेंस होता है। वो लिटरेचर का एक आप समझें कि एंड रिजल्ट होता है जो हमें एक सॉलिड आंसर प्रोवाइड करता है कि हमने 50 रिसर्च पेपर पढ़ लिए हैं प्रेशर अल्सर की प्रिवेंशन पे पिछले 5 साल में जो रिसर्चेस कंडक्ट हुए हैं, उन्होंने हमें कहा है कि फला मेथड 4-5 मेथड जो है ये प्रेशर अल्सर की प्रिवेंशन के लिए सबसे सूटेबल है। तो ये हमने एक समरी निकाल ली और इस तरीके से हमारे पास लिटरेचर सपोर्ट आ जाता है और ये हमें गाइड करता है क्लिनिकल गाइडलाइंस बनाने में। जिस तरह आपको पता होगा WHO के प्रोटोकॉल, CDC के गाइडलाइंस होते हैं, या फिर नाइस एक इंस्टीट्यूशन है UK बेस्ड, तो वो गाइडलाइन बनाता है हमारे ICU के, हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी सर्विसेज होते हैं उससे रिलेटेड नाइस गाइडलाइंस आप देखें तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। सो ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो होती हैं वो बनाने में इस तरह की चीज़ जो रिसर्चेज होती हैं ये हेल्प करती है। एंड क्लोजिंग द नॉलेज इन प्रैक्टिस गैप, के हमारे प्रैक्टिस में जो हमें चीज़ें नहीं पता होती या हमें नॉलेज नहीं होती, ये उन गैप्स को कवर करके हमारे नॉलेज को और हमारे प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन करती है और इंडस्ट्री को इम्प्रूव करती है। अगर आप एक इंडस्ट्री में ऐसे इंजीनियर्स भर्ती करें जिन्होंने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है तो वो क्या आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। तो अगर हम ऐसे नर्सेज ट्रेन करें जो कभी नर्सिंग की थ्योरी उसने नहीं पढ़ी और जो है वो किसी और को बिठा के एग्जाम्स दिलवाएं और उसके पास सिर्फ डिग्री है, तो अगर आप उसको पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में हायर करेंगे तो वो क्या पेशेंट केयर करेंगे। सो दिस इज हाउ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to cover the practice gap. So research is providing us the knowledge to cover our practice gap. और इसीलिए फिर हम कहते हैं कि जब हम रिसर्च यूज़ कर रहे होते हैं अपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में, तो हमें ये 5 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं या ये 5 स्टेप्स लाजमी अप्लाई करने हैं। एक, नंबर 1 इज वी नीड टू आस्क अ क्लियर फोकस्ड क्लिनिकल क्वेश्चन यूजिंग अ पिको फॉर्मेट। प्रॉब्लम क्या है, और ये पिको पूरा फॉर्मेट है, वी विल स्टडी इट इन द अपकमिंग लेक्चर्स, आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। लेकिन इसमें यह है कि वी नीड टू आस्क क्लियरली व्हाट इज द क्लिनिकल क्वेश्चन। दूसरा यह है कि वी नीड टू एक्वायर द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस थ्रू डेटाबेसेस, कि हमारे पास गाइडलाइंस क्या कहती है। आपके पास मोबाइल में मेडस्केप की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड लेटेस्ट गाइडलाइन मिल जाएंगी, आपको मेडिसिन की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको प्रोसीजर के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसी तरीके से रिसर्च के सर्च इंजन जो हैं, पबमेड है, सिनाहिल है, एप्सको है, ठीक है। सो ये वो रिसर्च इंजन है, सर्च इंजन रिसर्च के लिए, जिससे हमें लेटेस्ट आर्टिकल मिल जाते हैं और हम एक्वायर करते हैं कि आजकल बेस्ट अवेलेबल एविडेंस क्या चल रहा है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए या किसी भी प्रैक्टिस को एक्शन में लाने के लिए। the third step is to appraise the evidence critically for validity and relevance। हम देखें कि क्या ये वैलिड है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत लोकल छोटे छोटे शहरों में डॉक्टर्स जब इन्फेक्शन, टाइफाइड इन्फेक्शन को डायग्नोज करते हैं तो वो लिख लेते हैं IgG IgM टेस्ट कर लें या वाइडल टेस्ट कर लें। ये वो टेस्ट होते थे जो 1990s अर्ली 1990s में होते थे, अब ये एब्सोल्यूट हो गए हैं, अब इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्योंकि अगर किसी का IgG IgM ज़िंदगी में एक बार पॉजिटिव आया ड्यू टू टाइफाइड, तो कभी भी आप उसका टेस्ट करेंगे और उसका टाइफाइड का वायरल लोड नज़र आएगा, उसमें वो दिखाएगा कि कभी मतलब टाइफाइड है, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेमोरी सेल्स होते हैं, ये जो आपके एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये वो उसकी मेमोरी कॉपी अपने पास रख लेते हैं। सो अप्रेज का मतलब यह है कि अब आजकल के दौर में टाइफाइड की डायग्नोज के लिए हमारे पास ब्लड कल्चर्स होने चाहिए, हमारे पास CBC होना चाहिए। सो दैट इज हाउ वी अश्योर दैट कि हमारे पास अभी रिलेवेंस कौन से डायग्नोस्टिक्स की है और उसकी वैलिडिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप वायरल लोड को
वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शंस में कारआमद नहीं होती। लोग फ्लू में जो है ना अगमेंटिन लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि उसका उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। सो रिसर्च अप्रेजल हमें बताता है कि एंटीबायोटिक्स का वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। The fourth one is to apply the finding to clinical practices considering patient context. हमने patient की context में clinical practices की जो है उसको करना है, और जो हमारे पास research की finding है उसको patient to patient वो करना है। For example, अब एक patient है और उसको acute lymphocytic leukemia है, for example, blood cancer की एक type। अब पाकिस्तान में उसकी अवेलेबल जो प्रोटोकॉल्स हैं एज वाइज भी है, फिर डिजीज़ की सिवेरिटी के हिसाब से, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द फार्माकोलॉजी या द ब्लड या ड्रग्स के जो उसमें आते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उसकी रिलैप्स को या उसकी कंडीशन को साइक्लोफॉस्फामाइड एक ड्रग है फॉर एग्जांपल, वो उसको ट्रीट कर रहे हैं। मल्टीपल ड्रग यूज़ होती है, मैं एक ड्रग का नाम ले रहा हूँ। लेकिन पेशेंट की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में है पेशेंट, उसको फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और सिमिलरली वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता, उसके पास टाइम का भी मसला है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता। अगर उस पेशेंट को हम जो है ये कहें कि आप अमेरिका से बेलिनामोटोमाब लेकर आएँ और इसका रिलैप्स ट्रीट करने के लिए ये जो है ना वो बायोफिजिक एंटीबॉडी है, ये हम वो उस पर अप्लाई करेंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा, वो ड्रग पाकिस्तान में पहले तो अवेलेबल नहीं है, और अगर उसको अवेलेबल करना भी है, इंपोर्ट करना भी है, तो 30 to 40 डेज़ का टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो वो हमारे पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करती। ठीक है, ये मैं नॉट एज अ क्लिनिकल पर्सन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ टीचर आपको, कि जब भी हम प्रैक्टिस करें तो हमारे पेशेंट के सोशो कल्चरल और फाइनेंशियल और बाकी लिमिटेशंस को हमें देखना चाहिए, और इसके हिसाब से जो बेस्ट प्रैक्टिस हमें रिसर्च प्रोवाइड करती है उसको अप्लाई करें। एंड द फिफ्थ वन इज़ टू असेस द आउटकम एंड रिफ्लेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हमने जो स्टेप्स अप्लाई किए हैं उसका आउटकम हमारे पास क्या आया है और उसको हम कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। थैंक यू।